Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 12th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. आज का न्यूज़पेपर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ दो चीजें यहाँ पर स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको दो आर्टिकल्स यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे. एक हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड और दूसरा यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड. ठीक है, तो हम इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकलते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर ऑफिसर्स सेज सुप्रीम कोर्ट. कल ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो पूरा केस है वो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, सेंटर का कंट्रोल रहेगा या फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल रहेगा. क्योंकि हम क्या देखते हैं जैसे कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, हमारा क्या होता है यूपीएससी का एग्जाम होता है और सेंटर के थ्रू ये अपॉइंट होते हैं. बट ये अपॉइंट कहाँ होते हैं, हमारी स्टेट्स में होते हैं और जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है जैसे कि यूटीज है वहां पर अपॉइंट होते हैं. तो काम वो कहाँ करते हैं, स्टेट में करते हैं, बट जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेंटर के थ्रू होता है. तो इसी के चलते यहाँ पे पूरा ये मामला चल रहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा या फिर जो सेंटर है उनका कंट्रोल रहेगा. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट का क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा. क्योंकि देखिए अ कॉन्स्टिट्यूशनली एंट्रेंस्ड एंड डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नीड्स टू हैव कंट्रोल ओवर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो उनको यहाँ पर जरूरत है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर कंट्रोल रहे. क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है वो काम कैसे करेगी, है ना. स्टेट में या फिर किसी भी यूटी की आप बात कर लें तो वहां पर जब तक कंट्रोल नहीं रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तब तक यहाँ पर कोई भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती. इट डजंट मीन कि यहाँ पर जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो बाइस होते जाएं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर फेवर करें. बट जो कंट्रोल एक तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑफिसर्स हैं उस पर किसका कंट्रोल रहेगा, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा. तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नर्स डिसीजन टू कॉल फ्लोर टेस्ट रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट. अब इस आर्टिकल को समझने से पहले एक और आर्टिकल है टैक्स एंड कंटेस्ट में. यहाँ पर हम देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सेना वर्सेस सेना. तो हम इसका पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं कि पूरा केस यहाँ पर आता कैसे, ये फ्लोर टेस्ट कहाँ से आया और ये सेना वर्सेस सेना ये आपको पता है कहाँ से रिलेटेड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड है. अब महाराष्ट्र में यहाँ पे क्या इशू चल रहा था आप सभी को पता है. यहाँ पर किसका इशू चल रहा है, आपका उद्धव ठाकरे जी और शिंदे जी का, इनके बीच में यहाँ पे क्या चल रहा है, इशू चल रहा है. आप सभी को पता है कि ये बहुत दिनों से केस चल रहा है. उद्धव ठाकरे जी की यहाँ पे क्या थी, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट थी. ठीक है, अब ये जो शिंदे साहब हैं इनके कुछ यहाँ पर आप ऐसा सकते हैं कि ये एक ही पार्टी के थे, ये सब एक ही पार्टी के थे. बट जो शिंदे और इनसे कुछ जो अलाइन टोटल यहाँ पे 10 और 15 लोग थे तो उनको क्या था, पार्टी की कुछ चीजें थी वो पसंद नहीं आ रही थी और एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि वो पार्टी से नाखुश थे. तो उन्होंने फिर क्या डिमांड करी कि हम डिमांड करते हैं किसकी, कि यहाँ पर फिर क्या होता है जो उद्धव ठाकरे जी होते हैं, उद्धव ठाकरे यहाँ पे क्या लेकर आते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आते हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है आप सभी को पता है, ये हमारे 10th शेड्यूल में है. एंटी डिफेक्शन लॉ ये होता है कि अगर आप कोई भी हमारा जो मेंबर है, पार्टी का मेंबर है, वो पार्टी से एग्री नहीं करता या फिर पार्टी की जो चीजें उससे यहाँ पर एग्री नहीं करता है और पार्टी से मतलब रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीजें हो जाती तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. और डिस्क्वालीफाई कौन करता है, यहाँ पर स्पीकर करते हैं. ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर्स का वो कौन करता है, स्पीकर करता है. बट यहाँ पर क्या होता है जो उद्धव ठाकरे जी रहते हैं वो जो शिंदे साहब है उनके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ इसको लेकर आते हैं, बिल लेकर आते हैं कि इन्हें क्या कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए. बट उस टाइम पर यहाँ पर क्या होता है, महाराष्ट्र की जो असेंबली होती है वहां पर कौन होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं. वहां पर उस टाइम पर स्पीकर नहीं होते हैं तो डिप्टी स्पीकर होते हैं. अब यहाँ पर ये जो पूरा जो बिल जाता है डिप्टी स्पीकर यहाँ पे जो शिंदे साहब है इनको यहाँ पर क्या करने वाले थे, डिस्क्वालीफाई करने ही वाले होते हैं. तो उसी के टाइम पर यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जो स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर जो होते हैं अगर उनके ऊपर क्या आता है, बिल आता है, उनको हटाने का बिल आता है. अगर उनको यहाँ पर मतलब कि हमने फ्लोर में क्या कर दिया, जो असेंबली है वहां पर हमने बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हैं उन्हें हमें क्या करना है, असेंबली से हटाना है. तो अगर ऐसा यहाँ पे कोई बिल आता है तो उस केस में डिप्टी स्पीकर और जो स्पीकर होते हैं वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं किसी भी मेंबर को. ओके, तो ये सारी चीज रहती है. तो
यहाँ पर क्या चल रहा था, जो डिप्टी स्पीकर थे उनके अगेंस्ट में यहाँ पर बिल लेकर आया गया था कि उन्हें हमें क्या करना है, रिमूव करना है उनकी जो पोजीशन है उससे। तो जो ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस आता है कि शिंदे जी को यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्वालीफाई करना है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये नल एंड वॉइड हो जाता है। अब इसी के चलते वहां पर क्या होता है, जो गवर्नर होते हैं उस टाइम पर, महाराष्ट्र के जो गवर्नर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, महाराष्ट्र की असेंबली, जो महाराष्ट्र की आपकी असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो यहाँ पे फ्लोर टेस्ट को बोलते हैं कि हम क्या करवाएंगे, फ्लोर टेस्ट करवाएंगे। मतलब कि देखिए पार्टीज के बीच में यहाँ पर क्या हो रही थी, इंट्रा पॉलिटिक्स चल रही थी। मतलब पार्टीज के बीच में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक तरीके से हम देख रहे थे कि मतलब कि चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो उन्होंने क्या बुलवा लिया, फ्लोर टेस्ट मंगवा लिया। मतलब कि हम फ्लोर टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर यहाँ पे मेजोरिटी में है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जब फ्लोर टेस्ट आता है तो उसी टाइम पर जो उद्धव ठाकरे जी थे वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक कैच समझना है कि जैसे ही गवर्नर साहब यहाँ पे फ्लोर टेस्ट को मंगवाते हैं, बुलवाते हैं, तो उसी टाइम पर जो उद्धव ठाकरे जी होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं एज अ सीएम। अब ये पूरा केस हो गया, अब उन्होंने रिजाइन ही कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी पूरी गवर्नमेंट है वो यहाँ पर गिर गई। अब यहाँ पर क्या होता है, जो शिंदे साहब हैं ये ऑलरेडी क्या थे, इनके साथ मतलब 15-20 लोग और थे, अब उन्होंने रिजाइन, आपका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये लोग यहाँ पे 15-20 लोग हैं और इन्हीं के बेसिस पे क्या है, पार्टी की यहाँ पे मेजोरिटी है, और अगर इन्होंने वोट नहीं किया तो क्या हो सकता है, शायद यहाँ पर जो हमारी पार्टी है वो यहाँ पर गिर जाए। तो ऐसा होने से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब देखिए इसी के चलते यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है गिर जाती है और शिंदे जो साहब हैं उनकी यहाँ पर क्या बन जाती है, न्यू गवर्नमेंट यहाँ पर बन जाती है। अब ये पूरा केस आपको यहाँ पर समझ में आया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गवर्नर्स डिसीजन टू कॉल फ्लोर टेस्ट रॉन्ग। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कल ही यही कहा है कि जो गवर्नर का ये डिसीजन था फ्लोर टेस्ट के लिए, ठीक है, वो कैसा था, गलत था। ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप किसी भी टाइम पर मतलब अगर इंट्रा पार्टी जो पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है, इंट्रा पॉलिटिक्स जो रीजंस हैं, इस बेसिस पर आप फ्लोर टेस्ट को नहीं बुलवा सकते हैं। ये क्या है, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, ये जो मतलब डिसीजन था गवर्नर का वो कैसा हो गया, एक तरीके से यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट थी, क्या वो फिर से यहाँ पर मतलब की मेजोरिटी मतलब की गवर्नमेंट उनकी बन सकती है? तो आंसर होगा आपका क्या, नो। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। इवन अब सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर नहीं कर सकती कि उनकी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे फिर से फ्लोर हो, मतलब कि फिर से यहाँ पर बने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, टोटली न्यू इलेक्शन होंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या होता है सारी चीजें। तो इलेक्शन तो अभी होने वाले नहीं, बट यहाँ पर देखिए अगर उद्धव ठाकरे जी यहाँ पर रिजाइन नहीं करते तो एक चांसेस थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती थी, जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर चेंज कर सकती थी। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पनिश इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए एंड एमपीज फॉर लीविंग वन पार्टी फॉर अनदर। यहाँ पर कोई भी जो आपकी पार्टी है उससे आपकी जो उसके मेंबर्स हैं, एमएलए हो एमपीज हो, वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो इस बेसिस पर क्या लगाया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर लगाया जाता है उस इंडिविजुअल को यहाँ पर पनिश करने के लिए। ठीक है, ये कब आता है, हम देखते हैं पार्लियामेंट ने इसको ऐड किया था 10th शेड्यूल में इन 1985 में। इट्स पर्पज वॉज to bring stability to the government by discouraging legislator from changing parties। एक्चुअली ये हो रहा था 1985 से पहले, ये हो रहा था कि जो मेंबर्स थे वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, अपनी पार्टी को चेंज कर रहे थे, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। इसके कारण क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट थे वो स्टेबल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो लेजिस्लेटर ये जो पार्टीज को इस तरीके से चेंज कर रहे थे उसको डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आती है, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आती है। ठीक है, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंडर यहाँ पर आता है और इसे 10th शेड्यूल में ऐड किया गया है। ओके, अब यहाँ पे ग्राउंड्स क्या क्या है डिफेक्शन की, मतलब कि आप किस किस बेसिस पर यहाँ पे ग्राउंड डिफेक्शन कर सकते हैं। आप अगर क्या करते हैं, अपने पार्टी से वॉलंटरी गिव अप कर देते हैं, कोई भी इलेक्टेड मेंबर है अपनी मेंबरशिप क्या कर देता है, छोड़ देता है, तो उस केस पर क्या लगता है, डिफेक्शन लगता है। वॉल्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अगर पार्टी में कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, व्हिप यहाँ पे जारी की गई है, तो उस केस में अगर आपने उनकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना या फिर व्हिप को नहीं यहाँ पे फॉलो किया, तो उस केस पे भी क्या लगता है, आपका यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, डिफेक्शन का केस आपके ऊपर बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर हैं, आप यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कुछ जो मेंबर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे अलाइन नहीं होते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, राज्यसभा में हमारे नॉमिनेटेड पर्सन भी होते हैं कुछ, जैसे कि हमने यहाँ पर, आप सभी को पता है, सचिन तेंदुलकर जी को क्या किया जाता है, हमने यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बनाया था। हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस है, उन्हें यहाँ पर राज्यसभा का क्या बनाया गया था, मेंबर एज अ बनाया गया था। अब ये क्या है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे बिलोंग नहीं करते हैं, बट इन्हें क्या कर लिया गया है, एज अ
राज्यसभा मेंबर इलेक्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, तो इनके पास अगर ये नॉमिनेट हो जाते हैं तो इनके पास टाइम होता है 6 मंथ का, कि 6 महीने के अंदर आप कोई भी यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज हैं, उसे ज्वाइन करिए। ठीक है, उनके पास 6 मंथ्स का यहाँ पर टाइम होता है। अगर विद इन 6 मंथ्स वो यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप होती है वो कैसी हो जाती है, यहाँ पर हट जाती है, मतलब वो उनके पर ये डिफेक्शन का केस लग जाता है। या फिर आफ्टर 6 मंथ्स बाद भी अगर वो ज्वाइन करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो भी वो क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एज अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर हाउस। ओके, तो आई होप आपको ये एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द प्रॉब्लम विथ इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट स्टैंड। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही बात हो रही कि इंडिया का जो स्टैंड है ना, इंडिया का जो स्टैंड है वो कैसा है, मल्टी अलाइंड यहाँ पे स्टैंड है। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिया के लिए एक तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो इंडिया का मल्टी अलाइन स्टैंड है, मतलब ना इंडिया यहाँ पर सिर्फ वही बात आ रही है किसकी, यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की, आपको यहाँ पे उसी बेसिस पे, तो इंडिया जो है ना तो रशिया के साथ है ना ही यूके के साथ है, एक तरीके से हर एक की तरफ यहाँ पे अपने आप को क्या एक बैलेंस्ड बनाना चाहता है। तो ये क्या बन रहा है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। ठीक है, हम बात करते, देखिए रशिया क्या है हमारा, यहाँ पे पास्ट से हम देखेंगे हिस्टोरिकली हमारा बहुत ही अच्छा पार्टनर रहा है। इवन अब वेस्ट की हम बात करते हैं, यूक्रेन, हम वॉर भी यहाँ पर नहीं चाहते हैं, तो हमने कई बार स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे देखे हैं कि ये क्या है, ये जो टाइम है यहाँ पर, ये टाइम क्या है, टुडेज एरा इज नॉट ऑफ अ वार। तो यहाँ पे क्या है, ये आज का जो टाइम है वॉर का टाइम नहीं है। हमने ऐसे स्टेटमेंट्स भी दी हैं, बट यहाँ पर क्या है, हमारी जो अप्रोच है इस टाइम पर कैसी, मल्टी अलाइनमेंट स्टैंड है। मतलब हम मतलब कि एक हार्ड जो स्टेप, एक रिजिड स्टेप होता है ना, आपका स्टैंड होता है, हम उसको लेकर नहीं चल रहे कि हम ना तो पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं कि रशिया को यहाँ पर कंडेम कर रहे हैं कि हाँ आपको यहाँ पर मतलब कि इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहिए, वॉर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ना ही हम पूरी तरीके से क्या यूक्रेन के साथ हैं कि हम आपका पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वेस्ट का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेस्ट के साथ मिलकर यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा जो स्टैंड है अभी बीच में एक न्यूट्रल, हम न्यूट्रल बनने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर रशिया को भी यहाँ पे न्यूट्रल करना है और यूक्रेन के साथ भी हमें रहना है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो रशिया की फ्रेंडशिप है वो किसके साथ ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पर चाइना के साथ बढ़ रही है। और चाइना इस टाइम पर यहाँ पे क्या पूरे एफर्ट्स लगा रहा है कि जो यूक्रेन क्राइसिस है उसमें हम क्या करें, यहाँ पर हम पीस को लेकर आए। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर हम क्या करें, पीस को लेकर आए। तो इसमें यही कहा जा रहा है इस आर्टिकल में मेनली। देखिए इतना ज्यादा यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आर्टिकल का क्रक्स समझिए कि इसमें यही कहा जा रहा है कि चाइना एक तरीके से क्या बन रहा है, आपके सामने यहाँ पे एज अ वर्ल्ड लीडर बनकर सामने आना चाहता है। इसलिए अब वो क्या कर रहा है, रशिया के साथ उसकी फ्रेंडशिप ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और ज्यादा यहाँ पे क्या होती जा रही है, स्ट्रांग होती जा रही है। और अब चाइना यहाँ पर ये चाह रहा है कि वो पूरे अपने एफर्ट्स लगा रहा है कि जो यूक्रेन क्राइसिस है वो यहाँ पर क्या हो, खत्म हो। और अगर चाइना ऐसा कर लेता है तो इंडिया का मतलब इंडिया भी यही चाहता है कि ये जो क्राइसिस है वो खत्म हो। बट जो चाइना का एक तरीके से आप देखेंगे स्टैंड है और जो स्टांस है, चाइना की जो इमेज है वो वर्ल्ड में किस तरीके से सामने निकल कर आएगी। तो यहाँ पर यही कहा कि जो इंडिया की एक मल्टी अलाइनमेंट स्टैंड है इंडिया के लिए प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट कर रहा है। हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। या तो हमें देखिए रशिया से हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पर, रशिया से हम ऑयल परचेस कर रहे हैं, क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं, और इसी के कारण हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ वो इस टाइम पर कितना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब देखिए हम रशिया से क्रूड ऑयल तो परचेस कर रहे हैं और इसके जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जो क्रूड ऑयल के जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो फर्दर यहाँ पे कहाँ एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखिए क्या हो रहा है, रशिया से हम परचेस कर रहे हैं, उसको रिफाइन करके कहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यूरोप हमसे वो पूरा जो पार्ट है उसको इम्पोर्ट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिया का एक्सपोर्ट है इस टाइम पर यूरोप के लिए देखेंगे तो वो और ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए एक तरीके से हमें, और हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ भी हमारा जो प्रेसिडेंट के जो हैं उनके साथ हमारा क्या है, कंटिन्यूसली इंगेजमेंट हो रहा है, उनके साथ यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब कि हमें पीस को क्या करना है, स्टैब्लिश करना है, ये वॉर जल्द से जल्द यहाँ पर क्या हो, खत्म हो। ओके, तो देखिए इसमें इतना ही है। अब इसमें एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि इंडिया के पास इतनी ज़्यादा हार्ड पावर नहीं है। अगर इंडिया के पास हार्ड पावर इन द सेंस की मतलब मिलिट्री सेंस में, ठीक है, तो अगर हमारे पास हार्ड पावर होती तो एक तरीके से क्या हम डिटरेंस क्रिएट कर सकते थे। बट इंडिया के पास क्या है, यहाँ पे हार्ड पावर नहीं है। सिर्फ इस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट कल्चर है, उसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, ये जो एग्रेशन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पर रोक सके। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज मैरिज फॉर ऑल इवन इफ
इट इवन इफ फॉर अ फ्यू। यहाँ पे देखिए बात चल रही है किसकी, होमोसेक्सुअल जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे सेम सेक्स पर्सन है, उनकी जो मैरिज की। यहाँ पे आप सभी को पता है आर्टिकल 377 को क्या कर दिया गया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब से आर्टिकल 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, उसके बाद से फिर आता है क्या इशू कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। अब जब ये चीज डिक्रिमिनलाइज हो चुकी है, हम किसी भी पर्सन के साथ या हमारी मतलब कि हम किसी भी चॉइस के पर्सन के साथ यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट किसका आता है, आपका मैरिज का, कि अब हम क्या कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने शादी भी कर ली, बट क्या होता है जब हम शादी करते हैं तो उसको यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है। बट जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो जो ये स्पेशल मैरिज एक्ट है इसमें बहुत ज्यादा वेग हमें चीजें, ये मतलब कि हमें जेंडर बाइज समझ में आया। इसमें किस तरीके के वर्ड्स थे, जैसे कि ग्रूम, ब्राइड्स, तो इस तरीके के जो वर्ड्स थे इसका यूज किया गया। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जिसके कारण जो सेम सेक्स पर्सन है वो क्या कर सके, इस एक्ट के अंदर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। फिर इसमें पिटीशन फाइल होती है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसे क्या किया जाए, उसे यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। मतलब ये जो ब्राइड और ग्रूम जैसे यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इसको यहाँ पे हटाया जाए और इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, जिससे कि जो सेम सेक्स पर्सन है वो भी क्या कर सके, यहाँ पर अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सके। ओके, ये पूरा केस जाता है। अभी देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, हम नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, छोटी सी न्यूज है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन उसको रिवर्स कर दिया है और उन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा केस है अगर इसमें जुडिशरी इंटरफेयर करती है तो ये क्या करेगा, जो सोसाइटी है और सिविलाइजेशन है इस पर पूरा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। हम उसमें मेडिटेट कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये जो पूरा केस है वो किस के ऊपर होना चाहिए, पार्लियामेंट के ऊपर होना चाहिए। पार्लियामेंट इसमें क्या करे, डिस्कशन करें और उसके बाद यहाँ पर क्या लेकर आए, लॉ लेकर आए। बट यहाँ पर क्या इंश्योर करना होगा, उनकी जो राइट्स हैं, जो ये LGBTQ+ के मेंबर्स हैं, उनकी जो राइट्स हैं यहाँ पर उनको इंश्योर करना होगा कि उन्हें सारी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। अब देखिए इस आर्टिकल में मेनली यही डिस्कस किया गया है कि देखिए शादी क्या है, सभी के लिए है, चाहे वो छोटे ही अमाउंट मतलब कि छोटे ही नंबर में ही क्यों ना हो। हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने क्या कहा था कि जो LGBTQ के जो प्लस मेंबर्स हैं वो कुछ ही अमाउंट में, मतलब कि कुछ ही नंबर्स में है, और उनके लिए यहाँ पे जो पूरा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसे जेंडर न्यूट्रल बनाना ये पॉसिबल नहीं है। इवन हमने देखा था जो वेरियस यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, इवन बहुत सारे जो हम देखते हैं सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने क्या किया था, इसके अगेंस्ट में थे कि इसे क्या किया जाए, इसे लीगलाइज ना किया जाए। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये देखिए बहुत सारे हमारे जो हिंदू कोड बिल्स हैं, आपके जो डाइवोर्स लॉ हैं, तो उसमें हमें यही देखने को मिलता है कि जो देखिए अब इसमें एक्चुअली ये कहा कि जो मैरिज है वो सभी के लिए, चाहे वो थोड़े ही नंबर में ही क्यों ना हो, मैरिज का राइट क्या है, सभी के पास होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए आफ्टर ऑलमोस्ट 70 years द स्पेशल मैरिज एक्ट स्टिल हैव fewer takers ड्यू टू पॉलिटिकल कैंपेन्स, ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच एंड द जनरल मिसकंसेप्शन दैट इट ओनली कैटर टू इंटर रिलीजियस कपल्स। अब देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट में सिर्फ हमारा ये होता है, हम कब रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, जैसे कि जब हम इंटर रिलीजियस यहाँ पे शादी हो रही हो, है ना, आप दूसरी रिलीजन के हैं और आप दूसरे रिलीजन के हैं, और जब आपके यहाँ पे शादी होती है तो आपको यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। या फिर जब इंटर कास्ट मैरिज होती है तो यहाँ पर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। बट क्या हो रहा है, ड्यू टू पॉलिटिकल कैंपेन, ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच के कारण ये जो मिसकंसेप्शन है इंटर रिलीजियस का, कपल्स का, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर यहाँ पे क्या करना, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, वो यहाँ पे एक तरीके से पूरी तरीके से क्या गलत है। ओके, एंड स्टडी ऑफ दिस लॉ इम्प्लीमेंटेशन डिस्क्रेडिट्स द डूम्सडे प्रेडिक्शन ऑफ दोज कंटिन्यू टू अपोज मैरिज रिफॉर्म। तो यहाँ पे एक तरीके से जो मैरिज में रिफॉर्म होना चाहिए, जो लोग इसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो उनको ये समझना होगा कि भले वो क्या है, वो लोग यहाँ पे कम नंबर पे हैं, LGBT की जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर कम नंबर में है, थोड़े ही नंबर हैं, बट यहाँ पे क्या है, उनके लिए भी क्या है, शादी का एक राइट है, वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए ये आपके लिए यहाँ पे एक प्रीलिम फैक्ट निकल कर आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक चाम लाम, ये परफॉर्मेंस यहाँ पे कब हुई थी, ऑन द ओकेशन ऑफ बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती के ओकेशन में यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मंक हैं और जो हिमाचल प्रदेश में मेनली से यहाँ पे क्या किया गया, परफॉर्म किया गया है। इसमें इस तरीके की आप देखेंगे ये हेड गियर पहनकर और इस तरीके का जो कॉस्ट्यूम पहनकर इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, इस चाम लाम को यहाँ पर परफॉर्मेंस इसकी दी जाती है। एक्चुअली इसका जो मोटिव ये होता है, ये क्यों परफॉर्म किया जाता है कि जो भी इविल स्पिरिट्स हैं, डीमंस हैं, तो उनको हम क्या करें, उसको एक्सोसाइज करें, मतलब कि उनको यहाँ पर हटा दें। तो इसलिए यहाँ पे बुद्ध जयंती के ओकेशन पर यहाँ पे ये जो चाम लाम है इसको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द ज्यूरिडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इन द रनिंग ऑफ दिल्ली।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए फिर से ये दिल्ली का यहाँ पर केस आता है कि हम बहुत दिनों से क्या देख रहे हैं कि जो आपके गवर्नर होते हैं, एलजी होते हैं, और दिल्ली में जहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है केजरीवाल साहब जी की, उनके बीच में क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूटी में क्या होता है, दिल्ली क्या है आप सभी को पता है, एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में क्या होते हैं, एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिसे कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। ये एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर वर्क करते हैं, यूटीज में एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ये वर्क करते हैं। ठीक है, आप गवर्नर से इसको यहाँ पे इंटरलिंक करेंगे तो गवर्नर के पास यहाँ पे ज्यादा पावर होती है, गवर्नर यहाँ पर स्टेट्स में होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके यहाँ पर हेड होते हैं, बट एलजी क्या होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था। एलजी ये कहते हैं, दिल्ली में जो एलजी साहब है उन्होंने ये कहा कि हम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब कि जितने भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है और एग्जीक्यूटिव जो काम है उस पर किसकी यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब कि उस पर जो एक तरीके से पावर है ये किसके पास होनी चाहिए, एलजी के पास होनी चाहिए। मतलब कि किस ऑफिसर का कहाँ अपॉइंटमेंट करना है, कहाँ उसे डिस्क्वालीफाई करना है, ठीक है, उसको रिफ्यूज करना है। लैंड का पूरा मामला आ गया, लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू आ गया, और आप देखेंगे जो पुलिस का पूरा केस है, तो ये सारी जो केसेस होने चाहिए, सारी चीजें, इसका जो पूरा ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए, मतलब कि जो पावर होनी चाहिए वो किसके पास होनी चाहिए, एलजी के पास होनी चाहिए। अब इस केस पे जो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन्होंने बोला फिर हम यहाँ पे इलेक्ट होकर क्यों आए हैं, अगर सारी एग्जीक्यूटिव पावर आपके ही पास है तो फिर हमारा यहाँ पर क्या काम है। तो ये पूरा यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब ये केस कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि आप देखेंगे कि जो एलजी हैं उनके पास सिर्फ यहाँ पर 3 पावर है, मतलब कि 3 चीजों पर, किसके, लैंड पर, अगर कोई लैंड का इशू आता है तब उनके पास यहाँ पर क्या है, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कि यूटी में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है तो उस पर किसका है, एलजी के पास वहां पर पावर है। और तीसरा आपका आ जाता है पुलिस। तो इन 3 चीजों पर किसका पावर है, पूरा आपका एलजी का पावर है। और अगर किसी भी ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट है ना, अपॉइंटमेंट है और रेजिग्नेशन का है, डिस्क्वालिफिकेशन का है, ये जो पूरी पावर है वो किसके पास है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे Supreme Court has settled the law in regard the aid and advice of the Council of Ministers by affirming that the Lieutenant Governor is bound to act on the aid and advice except in respect of land, public order and police। तो मतलब यहाँ पर जो एलजी साहब हैं उन्हें एड एंड एडवाइस पर ही काम करना होगा, किसकी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एड एंड एडवाइस पर ही काम करना होगा, सिर्फ 3 रिस्पेक्ट में। मतलब कि सिर्फ इन चीजों को छोड़कर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जितने भी केस हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन पर अगर एलजी साहब को यहाँ पे कोई भी यहाँ पर डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, तो उससे पहले यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर उन्हें करना होगा। तो ये पूरा यहाँ पर मैटर है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या आता है आपका आर्टिकल 239AA आता है। ये कब आता है, आपका 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसके अंडर यहाँ पर इस आर्टिकल को 239AA को इंसर्ट किया जाता है, जिससे आपका क्या बनता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय एलजी हु वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए इसमें यहाँ पे यही लिखा गया है कि इस आर्टिकल में जब इसको इंसर्ट किया, तो आप इसको पहले रीड करेंगे तो यूटी में किसको एडमिनिस्ट्रेटर किया गया है, एलजी को किया गया है, और वो किसकी एड और एडवाइस पर काम करेंगे, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली की एड और एडवाइस पर वो काम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि वो मतलब कि जितने भी डिस्क्रिशनरी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किसके पास है, यहाँ पर एलजी के पास है। However, the aid and advice clause pertain only matters on which the elected assembly has power under the state and concurrent list with the exception of public order, police and land। तो यहाँ पर सिर्फ 3 चीजों में एक्सेप्शन है कि यहाँ पर क्या है, जो एलजी है उनकी यहाँ पर डिस्क्रिशनल चलती है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड पर। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किसका चलता है, एलजी का चलता है। अदरवाइज अदर जो आपके इश्यूज हैं, अदर जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर काम करना है तो उसमें कौन करता है, एड और एडवाइस लेनी पड़ेगी किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज यूएस एंगेजेस विद इंडिया ऑन ह्यूमन राइट्स, व्हाइट हाउस। अब आप सभी को पता है नेक्स्ट मंथ यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहाँ जाने वाले हैं, यूएस की विजिट में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी उन्होंने मतलब कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है व्हाइट हाउस में, तो उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन राइट का जो इशू है बहुत ज्यादा, मतलब आज के टाइम पर हम देख रहे हैं इंडिया में भी हो रहा है और इवन पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट का इशू हो रहा है। तो इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है, तो यहाँ पे यूएस ने ये कहा कि यूएस क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इंडिया के साथ इंगेज कर रहा है ऑन द ह्यूमन राइट्स। ओके, तो देखिए इसमें इतना ज्यादा मैं अभी
एंटर होने की जरूरत नहीं है। यूएस encourages all countries to uphold their human rights, obligations and commitments and to work toward building inclusive society। तो यहाँ पर यूएस ने ये कहा कि हम क्या करते हैं, सारी कंट्रीज को इनकरेज करते हैं कि वो क्या करें, जो ह्यूमन राइट्स हैं उसे अपहोल्ड करके रखें और जो कमिटमेंट्स है, ऑब्लिगेशंस है, उसको यहाँ पे फुलफिल किया जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल इज ड्रग्स एंड डेमोग्राफिक इन मणिपुर। अब देखिए यहाँ पे जो मणिपुर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब इसे देखिए, पहला तो कौन सा इश्यू आ जाता है आपका, डेमोग्राफिक का, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मीती कम्युनिटी के पीपल हैं उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। क्यों? ड्यू टू अर्बनाइजेशन। वो यहाँ पर अर्बन एरिया जो अर्बन है उसकी तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो उनका जो नंबर है ऑलरेडी यहाँ पर कम हो रहा है। और यहाँ पे जो कुकी ट्राइब्स हैं, ये जो कुकी ट्राइब्स हैं, इनका जो नंबर है वो कंटिन्यूसली जो एरिया है वहां पर बढ़ रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे, पूरा यहाँ पर डेटा आया है कि पहले अगर हम बात करते हैं 1969 की, तो ओनली 282 विलेजेस थे कुकी ट्राइब्स के, बट आज हम देख रहे हैं 2021 में टोटल 554 यहाँ पे विलेजेस हैं जहां पर कुकी ट्राइब्स क्या कर रही हैं, यहाँ पर रह रही हैं। अब इसके चलते यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो कुकी ट्राइब्स है इनका एक ट्रेडिशन है। इनका नंबर क्यों बढ़ रहा है? इनका एक ट्रेडिशन है कि मतलब उनके जो क्लैंस हैं, मतलब उनके जो आप देखेंगे जो उनकी जो क्लैंस हैं, जो उनका खून है, कंटिन्यूसली उनके पास परमिशन होती है। उनका ये ट्रेडिशन है कि उनका जो क्लैन जहाँ पे ग्रो होता है तो उससे ये परमिशन मिलती है कि वो क्या कर सकते हैं, अगर उनका नंबर बढ़ता है तो वो एक नया विलेज यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये इनका ट्रेडिशन है। अगर जो लोग ये कुकी जो कस्टम है उससे अवेयर नहीं है तो इसके तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जो कुकी ट्राइब्स है एक्चुअली वो कहाँ से माइग्रेंट्स हैं, वो इलीगल माइग्रेंट्स है, कहाँ के, म्यांमार के हैं। क्योंकि म्यांमार में हमने देखा था यहाँ पे क्राइसिस होते हैं और जो कुकी ट्राइब्स है मेनली म्यांमार में भी यहाँ पर रहती हैं, तो ये सिर्फ इलीगल माइग्रेंट्स हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने वहां पे ऐसा कहा कि ये कुकी ट्राइब्स का क्या एक कस्टम है कि उनके जो क्लेन्स यहाँ पे स्टार्टिंग से रहते आ रहे हैं, तो वहां पर वो क्या करते जाते हैं, फिर नया एक विलेज फॉर्म करते जाते हैं। तो अब पहला केस तो ये हो गया कि डेमोग्राफिक यहाँ पे इशू आ गया। अब दूसरा यहाँ पर आता है ड्रग्स का। यहाँ पर हम क्या देखने को मिलता है, जब ये कन्फ्लिक्ट हुआ था 3 मई को, तो इसी के चलते यहाँ पर 77 जो ग्रनी बैग्स थे उनको यहाँ पे क्या गया, सस्पेक्ट किया था, जिसमें पॉपी सीड्स यहाँ पर थे और म्यांमार की कुछ 120 क्याट म्यांमार की जो करेंसी थी वो यहाँ पर पाया गया है। तो यहाँ पे जो ड्रग्स है, और यहाँ पे एक्चुअली ये हो रहा है कि जो क्या देख रहे हैं 2017-18 में ओवर 18,664 एकड़ जो एरिया है वहां पर जो पोपी फार्मिंग की गई थी। और यहाँ पर मेनली यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय भी किया था, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज थी उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी किया था, बट स्टिल यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इसका जो कल्टीवेशन है कल्टीवेशन होता है और इसके यहाँ पर फिर क्या की जाती है, यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। ओके, तो अभी यहाँ पर हम मणिपुर में क्या केस देखने को मिल रहा है, ड्रग एंड डेमोग्राफिक दोनों का यहाँ पे क्या केस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहले तो आपको डेमोग्राफिक जो ये चीजें हैं उसके कारण कि हमें क्या देखने को मिलता है कि मीती कम्युनिटी के लोग यहाँ पर क्या, उनका जो पॉपुलेशन है वो 64% है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में हम क्या देखते हैं, उनका जो नंबर है एमएलएस है वो 40% यहाँ पे ईल्ड करते हैं। और ऑल दो यहाँ पे अदर हैंड में देखेंगे जो हिल एरिया में ट्राइबल पीपल है उनका 90% यहाँ पे पॉपुलेशन है। बट अगर हम असेंबली में बात करते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिर्फ 20 मेंबर्स वहां से रिप्रेजेंट होते हैं। तो पहला तो इशू ये हो गया। और दूसरा इशू आपका आता है किसका, ड्रग का। यहाँ पे कुछ ड्रग के केसेस भी पाए गए हैं जिसके कारण हमें ये कहा जा रहा है कि जो कन्फ्लिक्ट है ये हमारे सामने नजर आता है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए आज इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर discussion.